ओके सो वेलकम बैक टू द रिएक्टिव कोर्स चैनल। आज हम फिर से बात करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट मिनी इशू ट्रैकर पे। एज ए सेड, ये जो प्रोजेक्ट है ये प्योर बिगिनर लेवल पे है। तो अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट को बिल्कुल भी नहीं जानते कि होती क्या है, तो ये जो प्रोजेक्ट सीरीज चल रही है ये आपके लिए है। इसके अंदर आप सीखोगे फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेसेस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं एंड ऑल सो यू विल अंडरस्टैंड द होल थिंग्स। इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं डेटाबेस का सेटअप, डेटाबेस को सेटअप कैसे करना है, डेटाबेस क्या होता है, एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, टेबल्स, जॉइंस, ये सब चीजें थोड़ी क्लियर करेंगे। टेबल्स के बारे में समझेंगे, डेटाबेस के बारे में समझेंगे। एज ए सेड कि इस प्रोजेक्ट में हम एसक्यूएल या फिर आप बोल सकते हो पोस्टग्रेसक्यूएल को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंगली हमने पोस्टग्रेसक्यूएल में जो फंडामेंटल्स होते हैं वो सब क्लियर करेंगे। एज ए सेड इट्स अ रिकॉर्डेड सेशन ऑफ वन ऑफ माय सेशन, सो बी क्लियर अबाउट ऑल दिस थिंग्स। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन आए इसके अंदर तो आप मेरे को बहुत इजीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल श्योरली गिव रिप्लाई टू इट। और अगर आपको भी कोई फुल स्टैक जनरेटिव एआई का कोर्स ज्वाइन करना है जिसके अंदर आप फुल स्टैक फ्रंट एंड बैक एंड को इंजीनियरिंग लेवल पे सीखोगे, तो आपको जाना है reactivecourse.in। वहां पे जाके प्रोग्राम्स में जाके आप एनरोल कर सकते हो और हर मंथ एक नया बैच उसका शुरू होता है। सो मैं यहाँ पे कर्सर यूज कर रहा हूँ। आप यहाँ पे VS कोड यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी, जैसे आपको सही लगे वो आप यूज करिए, ठीक है। तो VS कोड यूज करना है, एंटी ग्रेविटी यूज करना है, कर्सर यूज करना है, वो अब मैटर नहीं करता है। द मैटर इज कि हमें कोड करना सीखना है और एक फुल स्टैक ऐप बनानी है, राइट। तो जो हमारा लाइक मुद्दा था, मीन्स हमारा एजेंडा था, इज टू बिल्ड अ मिनी इशू ट्रैकर, है ना, जिसका यूज करके हम इशू को क्या करेंगे, ट्रैक करेंगे। इज दैट क्लियर? कोई भी इशू है मान के चलते हैं, हम उस इशू को क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। वो सब मैंने आपको लास्ट सेशन के अंदर बताया था। अब थोड़ा सा रिकॉल हो जाए उसके लिए मैं यहाँ पर एक बारी वो अपनी ड्राइंग खोल लेता हूँ जो हमने ड्राइंग करी थी, याद है ना ये बात। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो एक इशू होगा, मींस अगर एक जो टास्क, लेट्स सपोज अगर यूजर ने ऐड करा है हमारी एप्लीकेशन में, तो उस टास्क की मल्टीपल क्या होंगी, डिटेल्स होंगी। सबसे पहले उस टास्क का नाम क्या है, उस टास्क का डिस्क्रिप्शन क्या है, उस टास्क की प्रायोरिटी क्या है और उस टास्क का करंट स्टेटस क्या है। अब हम ये सब करने से पहले, मतलब ये बिल्ड करने से पहले हमें अपने डेटाबेस पे काम करना है, क्योंकि वहीं पर ही एट द एंड एप्लीकेशन का जो इतना भी डेटा है, मतलब जो भी ट्रैकिंग है, वो सब कहाँ जाके स्टोर होगा, वो डेटाबेस के अंदर ही जाके स्टोर होगा। पॉइंट आया सबको समझ? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमें फ्रंट एंड बनाना है, बैक एंड भी बनाना है, वो सब बात की बातें हैं, पर जो डेटा जहां जाके स्टोर होगा वो कहाँ है, डेटाबेस है ना। तो डेटाबेस के अंदर पहले हम काम करेंगे और डेटाबेस के नाम पे हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं पोस्टग्रेसक्यूएल। पोस्टग्रेसक्यूएल अगर आपने नहीं सुना है तो आपने माईसीक्यूएल जरूर सुना होगा। माईसीक्यूएल का ही एक बड़ा भाई मान लो आप पोस्टग्रेसक्यूएल है, मतलब ये समझ लो थोड़े से और फीचर्स फ्रॉम माईसीक्यूएल आपको पोस्टग्रेसक्यूएल के अंदर दिखते हैं। यहाँ पे समझ लो कि अगर आपको माईसीक्यूएल आता है तो आप इजीली पोस्टग्रेसक्यूएल को सीख सकते हैं, क्योंकि बोथ आर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, बोल सकते हो आप, दोनों एसक्यूएल डेटाबेसेस हैं। डेटाबेस समझते हो, डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस देखिए, डेटाबेस इज व्हाट वेयर डेटा इज स्टोर। अब डेटा स्टोर करने के लिए तो बहुत जगह पे है, आप फाइल के अंदर रख लो, टेक्स्ट के अंदर रख लो, कोई MP4 फाइल बना लो, MP3 फाइल बना लो, है ना, कोई एक्सेल फाइल बना सकते हो आप। बहुत तरीके हैं डेटा को स्टोर करने के, बट डेटाबेस एक ऐसा तरीका है, डेटाबेस एक ऐसी जगह है जहां डेटा को स्टोर के अलावा बहुत बड़ा काम किया जाता है, दैट इज नोन एज मैनेजमेंट। जब तक डेटा की मैनेजमेंट नहीं होगी तब तक वो डेटाबेस का कोई मतलब नहीं है। पॉइंट समझ रहे हो? पॉइंट यहाँ पर क्या है कि डेटा स्टोर करना बड़ा काम नहीं है, डेटा स्टोर तो आप इजीली कर सकते हो, बट डेटा को मैनेज करना बहुत बड़ा एक पार्ट होता है एक एप्लीकेशन का। अभी तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक इशू की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक इशू को मैनेज करने के लिए भी मैं आपको दिखाऊंगा कितना हमें काम करना पड़ेगा। जस्ट थिंक कि जब एक हम इस एप्लीकेशन को एक प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन समझेंगे, कि इशू को एक कंपनी के साथ जोड़ेंगे, फिर उस कंपनी के अंदर एक मैनेजमेंट के साथ जोड़ेंगे, फिर मैनेजमेंट को यूजर्स के साथ जोड़ेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यूजर्स यहाँ पर कितना सारा अलग अलग तरह के डेटा यहाँ पर आएगा। यूजर का डेटा आएगा, कंपनी का डेटा आएगा, फिर एडमिन का डेटा आएगा, फिर सारे इशू का डेटा आएगा, फिर वो एक दूसरे से रिलेशनशिप रखेंगे। ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं समझते, सिंपल समझते। मान के चलते हैं कि आप एक स्कूल रन कर रहे हो, आप एक स्कूल रन कर रहे हो, आपको स्कूल का सारा डेटा स्टोर करना, सिंपल सी बात है, कर सकते हो स्टोर। कैसे कर सकते हो? आप मान के चले कि स्कूल के अंदर क्या क्या डेटा होता है। पहली बात, स्कूल रन करने के लिए टीचर्स चाहिए, तो टीचर का डेटा। अब टीचर का भी एक एक डेटा, लाइक टीचर का नाम, पता, एड्रेस, समझे। फिर टीचर कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं तो क्लास का डेटा होना चाहिए। अब उन क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं उनका डेटा होना चाहिए। अब वो बच्चे कौन से सब्जेक्ट के अंदर हैं, कितने सब्जेक्ट में कितने बच्चे हैं, ठीक है। अब वो सब्जेक्ट कौन टीचर उस सब्जेक्ट को पढ़ाता है, समझ रहे हो। आप एक स्कूल को रन करने के लिए भी कितना सारा डेटा है, और हर डेटा के अंदर क्या है, एक कनेक्शन है। जैसे स्कूल की अगर हम बात कर रहे हैं अभी, तो स्कूल के अंदर आपको क्लास को समझना है, मतलब जहां पर जितने भी क्लासेस है स्कूल की उस सबको स्टोर करना है। फिर स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है। फिर सब्जेक्ट्स, कौन कौन से सब्जेक्ट सपोर्ट होते हैं हर क्लास के अंदर। फिर उन सब्जेक्ट्स के अलावा क्या स्टूडेंट्स हैं, क्या टीचर है, उन सबका डेटा है। तो यहाँ पे
डेटा स्टोर करना कोई बड़ा टास्क नहीं है। डेटा स्टोर करने के लिए आप एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल बना के भी डेटा को सारे को लिख सकते हो, बट हमें बात करनी है यहाँ पर मैनेजमेंट पे। हमें चाहिए इजीली कि कल को अगर स्कूल का जो प्रधान होता है, प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, अगर स्कूल के प्रधान को अगर जानना हो कौन सी क्लास में कौन सा बच्चा है जिसके मार्क्स कम हैं और कौन से ईयर में कम थे, अगर प्रिंसिपल ने एक टीचर से ये पूछ लिया कि कौन सी क्लास में कौन सा बच्चा है कौन से सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स थे लास्ट ईयर में, अब अगर उसने डेटा को एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल के अंदर स्टोर करा होगा तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी, वो फिर उसको लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बट वहीं पे अगर उसने डेटा को अच्छे से मैनेज करा होगा तो उसके लिए आसान है वो काम करना, आसान है वो बताना प्रिंसिपल को कि इस स्टूडेंट की दिक्कत है, इस स्टूडेंट ने ये स्टूडेंट है वो जिसने लास्ट ईयर के अंदर सबसे कम मार्क्स लेके आए हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। अब मेरा पॉइंट समझ रहे हो, पॉइंट क्या है यहाँ पर, डेटाबेस का पॉइंट क्या है। डेटाबेस का मेन पॉइंट स्टोरेज नहीं है, वो तो स्टोरेज तो करेगा ही, बट डेटाबेस का सबसे बड़ा काम होता है दैट इज डेटा की मैनेजमेंट। आप डेटा को मैनेज करते हो, इसी पॉइंट आया समझ, डेटा की मैनेजमेंट। इसलिए कभी भी आप डेटाबेस पढ़ोगे तो उसको हमेशा DBMS बोला जाता है, दैट इज मीन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट डजंट मीन डेटाबेस स्टोरेज सिस्टम नहीं है, डेटाबेस का मैनेजमेंट सिस्टम है। डेटा को स्टोर करने के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम को हम DBMS बोलते हैं। समझे बात, पॉइंट समझो कि डेटा स्टोर करना इज नॉट अ बिग टास्क, बट डेटा को मैनेज करके रखना इज अ बिग टास्क। इसलिए हम DBMS सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो हमारे पास दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है SQL और एक होता है MySQL। ठीक है, तो SQL होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्लियर। और तुम एकदम अभी मैसेज मत करो मुझे, मेरा ध्यान वहां पे जा रहा है। मैं आपको टाइम दूंगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में 5 मिनट दिए थे ना, फिर करना मैसेज एक साथ। ओके, तो बेसिकली आपके पास दो तरह के डेटा होते हैं यहाँ पर, एक होता है SQL और एक होता है NoSQL। बस इन दोनों में इतना ही फर्क है कि आप डेटा को तो मैनेज करते हो इजीली, बट डेटा एक जगह पे स्ट्रक्चर्ड होता है प्रॉपर्ली और एक जगह पर डेटा को विदाउट एनी स्ट्रक्चर रखा जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर जो डेटा को डेटाबेस यूज करने वाले हैं दैट इज वी आर गोइंग टू यूज PostgreSQL। ओके, समझे। अभी जो PostgreSQL है ये एक SQL डेटाबेस। समझो बात को, आज के टाइम में वैसे 3 तरह के डेटाबेस आते हैं, एक आता है वेक्टर डेटाबेस आता है, एक आता है NoSQL डेटाबेस और एक आता है SQL डेटाबेस। जो वेक्टर डेटाबेस है वो आपका GenAI में यूज किया जाता है, जब आप AI की डेटा को स्टोर करना चाहते हो कॉन्टेक्स्ट के रिलेटेड, तो अलग पॉइंट है वो, बट स्टिल जो वेक्टर डेटाबेस है वो थोड़ा AI साइड यूज करा जाता है। NoSQL जो है वो उन एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है जहां पर जैसे इंस्टाग्राम जैसी एप्लीकेशन हो गई, ठीक है। और SQL कुछ ऐसी जगह पे यूज किया जाता है जब जहां पर डेटा सारा है, डेटा के अंदर आपको रिलेशनशिप चाहिए, दूसरा डेटा को आप सिक्योर करना चाहते हो, जैसे कि बैंकिंग एप्लीकेशन। हर डेटाबेस की अपनी खामियां हैं, अपने लाइक आप बोल सकते हो अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस है। वेक्टर डेटाबेस को अलग तरीके से यूज किया जाता है, NoSQL को अलग तरीके से यूज किया जाता है, SQL को अलग तरीके से यूज किया जाता है। तो 3 तरह के डेटाबेसेस हैं। ओके, हमें जो यहाँ पर यूज करना है, हमें यहाँ पर यूज करना है PostgreSQL, जो क्या है एक SQL डेटाबेस है, ठीक है। और SQL की फुल फॉर्म क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इतना पॉइंट आया समझ। अभी NoSQL क्या होता है, वेक्टर डेटाबेस क्या होता है और इन तीनों में फर्क क्या होता है, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करोगे, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट समझते हैं कि अगर हम PostgreSQL यूज करने वाले हैं, PostgreSQL इज एन SQL डेटाबेस, ठीक है। अब इसमें डेटा स्टोर कैसे होता है हमें वो समझना पड़ेगा। समझे बात। PostgreSQL में अगर हम डेटा को स्टोर करते हैं, बट हाउ द डेटा विल बी स्टोर, यहाँ पर जो डेटा स्टोर होता है वो एक टेबल फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। हर एंटिटी की क्या बनती है, एक टेबल बनती है। जैसे कि अगर हम एक स्कूल को रन कर रहे हैं तो स्कूल के अंदर देखा जाए तो स्कूल के अंदर जो डिफरेंट एंटिटीज है, जैसे कि स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स है तो हम स्टूडेंट्स की एक टेबल बना सकते हैं। जैसे कि स्कूल के अंदर टीचर है तो हम टीचर की एक टेबल बना सकते हैं। जैसे स्कूल के अंदर क्लासेस है तो हम एक क्लास की टेबल बना सकते हैं। जैसे स्कूल के अंदर बसेस होती हैं तो हम हर एक बस को स्टोर करने के लिए एक बसेस की टेबल बना सकते हैं। जैसे स्कूल के अंदर हम बात करें और क्या होता है, स्टूडेंट, टीचर, क्लासेस, बसेस, लाइब्रेरीज होती हैं। अब लाइब्रेरी में कौन सी बुक रखी है, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर क्या डेटा है, मतलब कौन कौन सी बुक है, कौन कौन सी आईडी है, कौन सी क्लास के लिए है वो, कौन सी टीचर उसे पढ़ सकती है, कौन से टीचर उसको लेके जा सकती है, मतलब जो भी आप डेटा समझ सकते हैं लाइब्रेरी से रिलेटेड स्कूल के अंदर, तब समझ सकते हो कि जो टेबल फॉर्मेट है, यहाँ पर समझिए कि टेबल फॉर्मेट चलता है एंटिटीज पे। हमारे स्कूल में क्या है, डिफरेंट एंटिटीज है। जैसे कि स्टूडेंट, अगर मुझे हर स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है तो मैं कहाँ जाऊंगा, स्टूडेंट टेबल के अंदर। अगर मुझे हर टीचर का डेटा स्टोर करना है मैं जाऊंगा टीचर टेबल के अंदर। अगर मुझे क्लासेस का डेटा स्टोर करना है तो मैं जाऊंगा क्लासेस के अंदर। अगर मुझे बसेस के डेटा को स्टोर करना है तो मैं जाऊंगा बसेस टेबल के अंदर। अगर मुझे लाइब्रेरी के डेटा को स्टोर करना है तो मैं जाऊंगा लाइब्रेरी टेबल के अंदर। समझे। अब अगर हम एक स्कूल की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्कूल के अंदर क्या होती हैं, डिफरेंट एंटिटीज होती हैं। जैसे कि स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, क्लासेस हो गया, बसेस हो गया, लाइब्रेरीज हो गया, है ना। तो हमारा मेन पॉइंट आज का क्या है कि हम पोस्टग्रेस को समझे कि पोस्टग्रेस डेटाबेस कैसा है और वो डेटा को स्टोर कैसे करता है, और फिर हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे अपने इस
प्रोजेक्ट के लिए। ओके, सो सबसे पहले अगर हम एक बिग पिक्चर देखूं, बड़ी अगर हम वो देखें लाइक बड़ी तस्वीर एक डेटाबेस के बारे में, तो स्कूल है, लेट्स सपोज। स्कूल के अंदर सबसे ज्यादा मेन चीज क्या है? टीचर्स, क्लासेस और बसेस, है ना। क्लासेस के अंदर कौन पढ़ेंगे? स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स के लिए क्या एक्सेस होता है? लाइब्रेरीज। और जो बसेस हैं वो किसके लिए बनाई गई हैं? स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। बट देयर इज अ वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर, लाइब्रेरी इट इजंट जस्ट वन टेबल। A student can borrow many books and a book can be borrowed by many students over time. So we need a small collection table. अब हम स्टूडेंट्स के अंदर यहाँ पर लाइब्रेरी इश्यूज बुक, ओके जस्ट अ मिनट, स्टार्ट विद द स्कूल्स टेबल। ये हमारा स्कूल का डेटा मान लो, एक मिनट मैं बताता हूँ क्या क्या करना है। ये हमारी टीचर्स की टेबल है, ओके। ये हम मान लेते हैं एक स्कूल टेबल है, ये हमारी स्टूडेंट्स की टेबल है, इतना ही समझ जाओ पहले, ठीक है। और फिर ये हमारी टीचर आईडी, स्कूल आईडी, ये हमारी क्लास की। देखो अब जो एसक्यूएल है वो बेसिकली किसमें काम करता है? वो चलता है एसक्यूएल चलता है टेबल्स पे। एसक्यूएल कहता है कि आप हर एंटिटी की क्या बना लो? एक टेबल बना लो। जैसे कि हमने यहाँ पर स्कूल को अगर डेटा स्कूल्स, लेट्स सपोज मैं मानता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा आदमी हूँ और मेरे मल्टीपल स्कूल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? एक स्कूल को स्टोर करूंगा, जैसे कि एबीसी पब्लिक स्कूल, और उसका एड्रेस क्या डाल दिया हमने? पानीपत मान लिया, और उसकी आईडी क्या बना ली? 1, ठीक है। फिर दूसरा स्कूल आया XYZ पब्लिक स्कूल, और उसकी आईडी क्या बना दी? 2, और एड्रेस बना दिया दिल्ली। समझे बात? अगर किसी को कुछ पूछना हो तो एक बार ये हैंड्स अप कर देना, क्लियर? ओके। तो सबसे पहले हम स्कूल को स्टोर करेंगे। मेरे पास 5 स्कूल हैं, तो मैं पहले 5 स्कूल को एक स्कूल टेबल में रख दूंगा, ठीक है। हर स्कूल की मैंने क्या दे दी? एक आईडी दे दी, 1 2 3 4 5 जो भी है। जैसे अभी मान के चलते हैं मेरे पास 2 स्कूल है, एबीसी पब्लिक स्कूल और एक XYZ पब्लिक स्कूल, ओके। फिर नेक्स्ट चीज आती है दैट इज स्टूडेंट, कि मेरे पास अब मेरे स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स भी आ गए। तो स्कूल से पहले, स्कूल के बाद हम आते हैं टीचर पे। अब मेरे पास स्कूल है, अब मेरे को क्या करना है? टीचर्स को हायर करना है। अब मैंने टीचर्स को हायर करना शुरू करा। अब मैंने उनको डिफाइन कर दिया कि ये जो मेरा टीचर है ये कौन से स्कूल में पढ़ाएगा। मेरे पास 5 स्कूल है, अब मेरे को डिफाइन भी तो करना पड़ेगा ना कि भाई ये बंदा जो है इस स्कूल में पढ़ाएगा, या फिर इस स्कूल में पढ़ाएगा मेरे, या फिर इस वाले स्कूल में पढ़ाएगा। तो मैंने एक टीचर की टेबल बनाई, उसके अंदर पहले टीचर की, हर टीचर के लिए एक आईडी अलॉट करने के लिए एक आईडी कॉलम बनाया, टीचर के लिए नेम बनाया, और एक ईमेल और स्कूल आईडी डिफाइन कर दी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि रेदर देन कि मुझे स्कूल का पूरा नाम रखना पड़े, मैंने यहाँ पर सिंपली क्या कर दिया? आईडी स्टोर कर दी। जैसे कि देखो, मैंने एक टीचर हायर करा जिसकी आईडी मैंने 1 बनाई, राहुल, उसकी ईमेल रख ली और स्कूल आईडी डिफाइन कर दिया 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो राहुल है उसकी स्कूल आईडी क्या है? 1 मतलब एबीसी पब्लिक स्कूल में पढ़ाएगा वो, उसका एड्रेस क्या है? पानीपत। समझे बात? फिर मैंने टीचर्स हायर करने के बाद टीचर हायर कर लिए। अब मेरे को नेक्स्ट आना है किस पे? क्लासेस पे। अब डिफाइन होता है कि मेरे पास जो स्कूल है वो किंडरगार्टन है, वो एक 10वीं क्लास तक पढ़ाता है, वो 12th क्लास तक पढ़ाता है, जो भी जितना ही पढ़ाता है। तो मैंने क्लास टेबल बनाई जिसके अंदर मैंने डिफाइन करा कि जो एक क्लास है, लेट्स सपोज क्लास 10A, क्लास 10B, क्लास 9A, इसमें डिफाइन कर दिया कि जो क्लास 10A है ये किसकी, कौन पढ़ाएगा इसको? टीचर आईडी 1 मतलब इसको राहुल पढ़ाएगा, समझे। और कौन से स्कूल आईडी के अंदर आता है? ये आता है 1 के अंदर, ठीक है। फिर मैंने क्लास 10B रखा, उसके अंदर टीचर आईडी डिफाइन कर दी 2 का मतलब क्या है? कि टीचर की आईडी 2 मतलब प्रिया, इसको प्रिया पढ़ाएगी क्लास 10B को। फिर आते हैं क्लास 9A में, जिसकी आईडी मैंने डिफाइन करी 3 मतलब कि अमित पढ़ाएगा इसे, क्लास 9A को। और स्कूल आईडी डिफाइन कर दी कि कौन से स्कूल के अंदर रहेगी? 111 मतलब कि एबीसी पब्लिक स्कूल के अंदर रहेगी, समझे। अब फाइनली अब मैंने स्टूडेंट्स को भर्ती करना शुरू कर। अब स्टूडेंट्स भर्ती हुए। अब स्टूडेंट में सबसे पहले स्टूडेंट का नाम, एज, क्लास आईडी जो भी हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हमने नेम लिया यूजर का, क्लास स्टूडेंट का। हर स्टूडेंट के लिए एक आईडी डिफाइन करी, स्टूडेंट की एज रख ली। फिर स्टूडेंट को क्लास आईडी मतलब क्लास अलॉट करे कि कौन सी क्लास में पढ़ेगा वो। क्लास आईडी क्या अलॉट करी है? 1 मतलब कि 10th A में पढ़ेगा वो, समझे। जिसके टीचर कौन है? जिसके टीचर है 1 मतलब कि राहुल है उसके टीचर, समझे। अब दूसरा आते हैं हम इस पे स्कूल आईडी पे कि कौन से स्कूल में पढ़ेगा वो। फर्स्ट आईडी पे स्कूल आईडी 1 मतलब कि वो एबीसी पब्लिक स्कूल में पढ़ेगा राहुल। फिर उसको बस आईडी 1 मतलब कि उसको जो बस है, मैं यहाँ पे बस का भी डेटा उठा लेता हूँ, ये रहा। यहाँ पे लिखा है बस आईडी 1 मतलब कि HR 061001 जिसका ड्राइवर नेम क्या है? राजेश, ठीक है, वो इसे पिक करेगा, समझे। और जिसकी स्कूल आईडी ये भी डिफाइन करेगा कि बस के अंदर मतलब जो बस होगी वो कौन से स्कूल के लिए चल रही है, मतलब कि 1 मतलब कि एबीसी पब्लिक स्कूल के लिए चल रही है। फिर नेक्स्ट क्या स्टोर करा हमने? अमन को, अमन का नाम, आईडी अलॉट करी 2, एज फिर हमने अलॉट करी 14, फिर क्लास आईडी अलॉट करी हमने 1 मतलब कि ये क्लास 10th A में पढ़ेगा, ठीक है। स्कूल आईडी 1 मतलब कि एबीसी पब्लिक स्कूल में पढ़ेगा, एबीसी पब्लिक स्कूल जिसकी क्लास 10th A के अंदर पढ़ेगा। फिर बस आईडी क्या है? 1 मतलब कि राजेश वाली बस के अंदर जाएगा, मतलब कि HR 061001 में जाएगा ये। फिर हमने प्रिया को स्टोर करा, प्रिया नेक्स्ट स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट है हमारी, एज 15, क्लास आईडी 2 मतलब कि क्लास 10th B के अंदर ये पढ़ेगी। स्कूल आईडी 1 मतलब कि एबीसी वाली स्कूल में पढ़ेगी। बस आईडी 2 मतलब कि सुरेश वाली बस के अंदर
ट्रैवल करेगी। तो जब हमने डेटा को नॉर्मल टेक्स्ट में ना रख के हमने जब उसको टेबल्स में रख दिया तो आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पर डेटा को फाइंड आउट करना कितना ईजी है। अब यहाँ पे देखो आईडीज पे कितना काम चल रहा है। अब अगर ये आईडीज ना रखे तो मुझे यहाँ पे नाम रखने पड़ेंगे। जैसे अगर क्लास आईडी 1 ना रखूं मैं, अगर यहाँ पे मैं क्लास 10th बी रखूं, मैं क्लास 10 ए लिख दूं, बट अगर मुझे क्लास की और डिटेल्स निकालनी होगी तो फिर कैसे करूंगा मैं? फिर मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई क्लास 10th ए कौन है, फिर उसकी टीचर आईडी कौन है, स्कूल आईडी कौन है। तो यहाँ पे जब हमने आईडीज को रखा तो चीजों ने आसान कर दिया। अगर हमने आईडी रख दी 1 मतलब कि ये पूरी कॉलम उठा लो, इस पूरी कॉलम के अंदर राहुल है, राहुल की ईमेल है, राहुल का स्कूल आईडी है तो इस वाले स्कूल में चले जाओ। अब कल को अगर कोई पूछ ले आपसे कि आपके क्लास 10th ए में कितने स्टूडेंट्स हैं, पहला स्कूल, उसका टीचर कौन है और उसके अंदर कितने स्टूडेंट है, क्लास 10th ए में कितने स्टूडेंट है और उसका टीचर कौन है, ये पूछ ले, हम डायरेक्टली क्लास टेबल में जाएंगे। समझे? क्लास टेबल के अंदर हम चेक करेंगे किसी क्लास की जो टीचर है वो कौन है, आईडी 1 मतलब कि राहुल पढ़ाता है, हमें पता लग गया भाई राहुल पढ़ा रहा है, इजी बात खत्म। राहुल की ईमेल आईडी भी आ गई हमारे पास। फिर हमसे क्या पूछा गया था कि स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इस क्लास के अंदर, फिर हमें कहा जाना है स्टूडेंट वाली टेबल के अंदर, हमें वहां जाके फाइंड आउट करना है जिस भी क्लास आईडी की क्लास आईडी 1 है, जिन भी स्टूडेंट्स की क्लास आईडी 1 है उसको काउंट करो। काउंट कर लिया, राहुल और अमन है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 2, मतलब इस क्लास के अंदर 2 स्टूडेंट्स हैं। तो जब हमने डेटा को टेबल के अंदर रख दिया तो कितना डेटा आसान हुआ, आसान हो गया। सबसे पहली चीज एज आई सेड हमें क्या करना होता है, दैट इज DBMS करना होता है। डेटाबेस को मैनेज करना ही एक डेटाबेस मैनेजर होता है। ये तो बहुत लो लेवल पे है बट स्टिल यहीं से ही शुरुआत होती है सबकी। पॉइंट आया समझ? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके लेट मी चेक। अब मैंने यहाँ पर आपके लिए चैट ओपन कर दिया है, अगर आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो। ओके सो यू गॉट माय पॉइंट राइट कि टेबल्स के अंदर कैसे मैनेजमेंट काम करते हैं, कितनी जरूरी है मैनेजमेंट होना, कितनी जरूरी है आईडीज को स्टोर करना। अगर कल को ये आईडी ना हो तो कितना मुश्किल हो जाएगा आपको डेटा को एक दूसरे से रिलेट करना, फाइंड आउट करना। समझे? अगर ये डेटा वहीं पर ही, अगर ये डेटा नॉर्मल टेक्स्ट फाइल के अंदर रखा होता और आपसे अगर कोई कल को क्वेश्चन आके पूछे कि आपकी क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं, वो टीचर कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, कौन सी क्लास में पढ़ाता है, अगर आपसे ये सब क्वेश्चन पूछे जाए आपके डेटाबेस में तो आप कैसे बताओगे इफ यू आर नॉट यूजिंग आईडीज और एनीथिंग लाइक दिस। समझे? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम ही सिर्फ इतना होता है कि आपके डेटाबेस को, डेटा को मैनेज करना अच्छे तरीके से कि आपका डेटा इजीली फाइंड आउट हो सके और इजीली स्टोर हो सके। ठीक है? अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको जो पूछना है अगले 5-10 मिनट के लिए जो पूछना पूछो कि हमें यहाँ पर क्या यूज करना था, डेटाबेस DBMS यूज करना है, दैट इज नोन एज SQL। हम यहाँ पर SQL को यूज करना चाहते हैं राइट। अब हम अपनी एप्लीकेशन में वापस आते हैं। अब शायद आपको समझ आया है कि डेटाबेस में, शायद आपको समझ आ गया कि SQL बेसिकली होता क्या है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ कि SQL डेटाबेस, व्हाट इज SQL डेटाबेस, क्लियर है? हम जो सिंपल सी बात दोबारा से बता देता हूँ, SQL डेटाबेस क्या है, जिसके अंदर आप टेबल में डेटा स्टोर करते हो और प्रॉपर स्ट्रक्चर में डेटा स्टोर होता है। प्रॉपर स्ट्रक्चर इन द सेंस कि अगर आपने नाम डिफाइन करा तो इसके अंदर सिर्फ नाम ही स्टोर होगा। जैसे यहाँ पे नाम का कॉलम है तो नाम ही चलेगा, एड्रेस है तो एड्रेस ही जाएगा। ऐसा नहीं कि एड्रेस की जगह पे कोई 1 2 3 कोई 4 नंबर स्टोर करके चलेगा, ऐसा नहीं होगा। पॉइंट समझे? तो SQL means a proper structured way of storing data in table. Okay? अब इस पे आते हैं हम अपनी एप्लीकेशन में। अब हमारी एप्लीकेशन के अंदर अगर हम देखेंगे, हमारी एप्लीकेशन को क्या करना है, इशू ट्रैक करने हैं राइट। सिंपल है, क्या स्टोर करना, क्या ट्रैक करना है, इश्यूज। अब यहाँ पर कहने को तो आप 3 टेबल्स बना सकते हो बट मैं यहाँ पर बनाऊंगा सिर्फ एक टेबल, दैट इज नोन एज इशू टेबल। पॉइंट आया समझ? हम यहाँ पे कौन सी टेबल बनाएंगे, इशू टेबल बनाएंगे। हमारी टेबल के अंदर देखो क्या क्या होगा, सिंपल चीज है। हमारी टेबल के अंदर होगा सबसे पहले इशू नेम, ठीक है, फिर आएगा इशू डिस्क्रिप्शन, फिर आएगा उसकी प्रायोरिटी, फिर आएगा स्टेट। यही 4 चीजें तो हमें स्टोर करनी है। अब जैसे इशू नेम है, लेट्स सपोज कोई मान के चलते हैं XYZ है, उसका डिस्क्रिप्शन मान के चलते हैं कुछ भी हो सकता है। प्रायोरिटी क्या होगी, 3 वैल्यूज तो होंगी, लो हाई मीडियम, है ना। अब यहाँ पर जो हम डेटा को स्टोर कर रहे होंगे लो हाई मीडियम में और हमारे ये सब स्टेटस है, इसमें आप क्या कर सकते थे कि मतलब करने को तो आप ये भी कर सकते थे कि एक अलग से टेबल बना लो और उसके अंदर अपने 3 स्टेटस है उनको स्टोर करने के लिए अलग से टेबल बना लो, बट उसका कोई सेंस नहीं बनता। करने को कर सकते हो बट बेटर यही है कि जो प्रायोरिटीज है ना, इसके अंदर आप enums डिफाइन करें। व्हाट इज मीन बाय enums? enums क्या होते हैं, जैसे कि ये समझ लो ऑप्शंस हैं कि आप सिर्फ इन्हीं ऑप्शन को स्टोर कर सकते हो। जैसे कि हम यूजर को 3 ऑप्शन देंगे, लो हाई मीडियम, है ना, तो यूजर सिर्फ लो हाई मीडियम भी तो चूज कर सकता है। ऐसा थोड़ी कल को एवरेज स्टोर कर दे, मतलब फ्रंट एंड पे उसको सिर्फ 3 ऑप्शन देंगे। एक हो सकता है, एक तरीका हो सकता है कि यूजर को हमने एक टेक्स्ट ऑप्शन दे दिया कि आप लो को लिख के दे दो, हाई लिख के दे दो, मीडियम लिख के दे दो, है ना। तो इसमें क्या हो सकता है, यूजर कुछ भी लिख सकता है, लाइक एवरेज लिख दे, वो हाईएस्ट लिख दे, है ना। इसलिए हम वो चीज में ना फंसे, इसलिए हमने क्या करा, लो हाई मीडियम के अंदर डिवाइड कर दिया, हम उसको 3 ऑप्शन दिखाएंगे। ऐसे ही हमारे डेटाबेस के अंदर भी enums होंगे। enums क्या होते हैं, डेटाबेस के लिए एक वैल्यूज की तरह काम करते हैं, ऑप्शनल वैल्यूज, ऑप्शन वैल्यूज। जैसे कि हमने enum डिफाइन कर दिया लो का, मीडियम का और हाई का, तो अगर यूजर कुछ और स्टोर करना भी चाहेगा तो हमारा डेटाबेस वहीं रुक जाएगा, हमारा डेटाबेस उसे अलाउ ही नहीं करेगा, क्योंकि हमारे डेटाबेस के अंदर उसकी प्रायोरिटी सेट हो रखी है इन 3
3 लेवल्स, दैट इज लो लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल। यूजर अगर वो स्टोर करना चाहेगा तो लो लेवल में कर सकता है, या तो मीडियम में, या फिर हाई लेवल। इन 3 के अलावा वो और किसी तरीके से स्टोर नहीं कर सकता। चौथा है स्टेटस। अब स्टेटस भी देखो, हमारे पास 6 स्टेटस है ना। अब हम 6 स्टेटस का भी क्या बनाएंगे, इनम बना लेंगे, समझे। इनम कैसे बनाएंगे, वही हम यहाँ पे ऑप्शन डिफाइन कर देंगे कि ओपन, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, डन, टेस्टिंग, रेडी टू डिप्लॉय, डिप्लॉयमेंट, टेस्टिंग, फिर लाइव। ये हमारे पास 6 ऑप्शंस हम इसके अंदर रखेंगे। तो इससे होगा क्या कि अगर यूजर कल को कोई और रिक्वेस्ट भेजता है स्टोर करने के लिए, तो हमारा डेटाबेस उसे डिनाई कर देगा। ओके, बिकॉज हमारा डेटाबेस क्या है, एक एसक्यूएल डेटाबेस है। दैट्स व्हाई वी से स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस, क्योंकि हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं कि अगर स्टेटस भी स्टोर करना है तो वो भी एक स्ट्रक्चर में, कि इन्हीं ऑप्शंस में ही डेटा आप स्टोर कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि जब हम टेबल का स्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे तो उस टाइम पे आपको कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करने पड़ते हैं। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट इट मींस रूल्स फॉर योर टेबल कॉलम्स। आपके टेबल कॉलम के लिए क्या है, वो रूल्स है। आपने रूल्स बना दिए, अब आपकी टेबल कॉलम उस रूल्स को फॉलो करेंगे। गॉट इट, पॉइंट आया सबको समझ, क्लियर है, पॉइंट आया समझ। ओके, अब देखो जैसे कि मैंने बताया कि हम पोस्टग्रेस को यूज करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर एक पीजी एडमिन 4 करके एक सॉफ्टवेयर होता है, मैं इसको ओपन करूंगा, ठीक है, क्लियर। अब ये डेटाबेस जो मैंने बताया कि हम पोस्टग्रेस यूज कर रहे हैं, दैट इज ओके, बट सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है, आपको स्टोर करना है, आपको इंस्टॉल करना है पोस्टग्रेस नाम का सॉफ्टवेयर, जो कि आपको इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएगा। बट स्टिल अगर आपको सीखना है कैसे डाउनलोड करना है, आपको यूट्यूब पे जाना है, नहीं जाना है यूट्यूब पे कोई बात नहीं, चैट जीपीटी पे जाके लिख देना पोस्टग्रेस SQL डाउनलोड विद पीजी एडमिन, ओके, एंड आस्क फॉर बेसिक सेटअप। वो आप ये सब क्वेश्चन अपने चैट जीपीटी से पूछना, आपको चैट जीपीटी इजीली गाइड कर देगा कि डाउनलोड कैसे करना है, पीजी एडमिन कैसे इंस्टॉल करना है, फिर उसके अंदर बेसिक सेटअप कैसे करना है। ओके, अब जब आप ये सारा सेटअप कर लोगे, आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन होगी। आपको लेफ्ट साइड में जाना है, सर्वर्स चूज करने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने मेरे पास मैं लोकल डेटाबेस पे काम करने वाला हूँ। लोकल डेटाबेस का मतलब क्या है कि वो डेटाबेस जो मेरे सिस्टम पे चल रहा है। एक होता है लाइव डेटाबेस, वो ग्लोबली अवेलेबल होता है, बट हम चाहते हैं अभी लोकल पे ही काम करें, तो मैंने यहाँ पर पोस्टग्रेस SQL लोकल जो है उसको पिक कर। अब मेरे डेटाबेस के अंदर अगर देखोगे तो मल्टीपल सब डेटाबेसेस हैं, क्लाउड सर्विसेज, ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने अलग अलग बैचेस के लिए बनाए हैं, ठीक है। कूल डीबी, यूट्यूब किसी के लिए यूट्यूब बनाया था, नोट्स मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था, एक गूगल ड्राइव का क्लोन बनाया था, क्लाउड सर्विसेज बनाई थी, डीएम ऑटोमेशन बनाए थे, ठीक है। बट स्टिल अभी हमारे पास एक नया डेटाबेस बनाने वाली बात आ गई है, तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके भी आप डेटाबेस को बना सकते हो, बट आप यहाँ पे क्वेरी चला के भी बना सकते हो। वो सब सीख लेना कैसे क्वेरी चलानी है, बट क्वेरी चलाना कोई बड़ा टास्क है नहीं वैसे, ओके। बट हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक क्लियरली यहाँ पे राइट क्लिक करके डेटाबेस एंड डेटाबेस सेलेक्ट कर लेंगे। अब एक क्वेरी कैसे होती है कि क्वेरी के यूज करके भी आप डेटाबेस को बना सकते हो, एंड दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग इन 2026। आप जाना चैट जीपीटी पे सर्च करना कि कैसे आप SQL के अंदर क्वेरी चला के एक डेटाबेस को बना सकते हो। बट यहाँ पे राइट क्लिक करके भी आप सिंपल डेटाबेस का नाम भर दो। मैं यहाँ पे रख देता हूँ, जैसे कि हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं इशू ट्रैकर, है ना। तो मैंने इशू ट्रैकर नाम का डेटाबेस रख दिया, ओके। एंड उसके अलावा आपको सिंपल अभी जनरल में सिर्फ नाम रखना है, सेव कर देना, ओके। सेव कर दिया। जैसे आप सेव करोगे, इशू ट्रैकर पे राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे दिखेगा स्कीमास। आपको पब्लिक स्कीमा को पिक कर लेना है, और पब्लिक स्कीमा के अंदर आपको यहाँ पे टेबल्स दिखेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर अभी कोई भी टेबल नहीं है, पर यहाँ पर जैसे आप राइट क्लिक करोगे टेबल्स पे, आपको क्वेरी टूल ओपन कर लेना है। अब इस क्वेरी टूल के अंदर आप अपनी क्वेरीज चला सकते हो टू क्रिएट द टेबल्स में से डेटा निकालना, डेटा को भरना, ये वो सब जो भी है वो सब आप कर सकते हो। ठीक है, पॉइंट आया समझ, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर अगर एक टेबल बनाना चाहते हैं, हम अपने इशू के लिए एक टेबल बनाना चाहते हैं जिसके अंदर हमारे इश्यूज जो हैं वो स्टोर होंगे। सबसे पहले आपको लिखना है क्रिएट टेबल, ओके, क्रिएट टेबल इश्यूज, ओके। हम यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट टेबल इश्यूज, तो हमारे इशू की टेबल बननी शुरू हो जाएगी। फिर ये हम यहाँ पे डिफाइन करने हैं कि हमारे टेबल्स के कॉलम्स क्या क्या होंगे। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि हर इशू के लिए एक आईडी तो होनी ही चाहिए, तो इसलिए हम सबसे पहले कॉलम क्या रखेंगे, आईडी का, ठीक है। अब आईडी जो है किसके अंदर स्टोर होगी, सीरियल वाइज मतलब अगर 1 से शुरू हुई है तो नेक्स्ट इशू की आईडी क्या बनेगी, 2 बनेगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे सीरियल लिख दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे एक रूल डिफाइन कर दिया कि जो आईडी कॉलम है सीरियल में डेटा को स्टोर करेगा, सीरियल वाइज आईडीज होंगी, और सीरियल में ये प्राइमरी की बनेगी। समझे कौन सी की बनेगी, ये इट्स अ प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब होता है कि यूजिंग दिस की हमारे जो दूसरे टेबल्स होंगे वो उस आईडी को यूज करके रिलेशन बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर हम देखें, हमने जो यहाँ पे स्कूल डेटाबेस बनाया था, तो यहाँ पे जो स्कूल डेटाबेस के अंदर जो स्कूल टेबल है उसके अंदर जो आपको ये आईडी दिख रही है 1 और 2, ये यहाँ पर इसके लिए एक प्राइमरी की है, क्योंकि पूरी टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स और जितना भी डेटाज है ये सब इन आईडी का यूज करके ही तो कनेक्शन बना रहे हैं। क्योंकि कल को अगर हम यहाँ पे देखेंगे टीचर के अंदर स्कूल आईडी 1, देखो यहाँ पर स्कूल आईडी क्या है 1। अब यहाँ पर जो स्कूल टेबल है इसके अंदर प्राइमरी की बन गई और इसके अंदर फॉरेन की बन गई, क्योंकि इस टेबल के अंदर यूजिंग दिस आईडी हमने क्या बनाया था, रिलेशन बनाया था दूसरी टेबल के साथ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं पॉइंट क्या समझाना चाह रहा हूँ। प्राइमरी की क्या होती है, उस टेबल की वो वाली की होती है, वो डेटा होता है
जो उसके पूरे रो को कनेक्ट करा सकता है दूसरी टेबल के साथ, और वो हमेशा यूनिक रहती है, और वो एक ऐसी चीज है जिसका यूज करके दूसरी टेबल्स उस टेबल के साथ रिलेशन बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप टीचर टेबल को देखोगे, टीचर टेबल के अंदर जो स्कूल आईडी हो रखी है यूज, ये यहाँ पर स्कूल आईडी एक फॉरेन की तरह है, और यहाँ पर स्कूल टेबल के अंदर जो आईडी है ये प्राइमरी की तरह है। अब यूजिंग दिस आईडी ऑफ यूज केस, अब यहाँ पे देख सकते हो कि इन दोनों ने एक रिलेशन बना लिया, रिलेशनशिप बन रही है ना। ये रिलेशनशिप किसकी वजह से पॉसिबल हो रही है? प्राइमरी की और फॉरेन की वजह से। पॉइंट समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एवरीवन? ठीक है, अब नेक्स्ट आना है, हमने आईडी डिफाइन कर दी, उसके अंदर प्राइमरी लिख दिया, इसका मतलब है कि वो प्राइमरी की मानी जाएगी हमारी टेबल की। आप किसी भी कॉलम को बना सकते हैं, बट बेटर होता है कि हम हमेशा आईडी को ही प्राइमरी की बनाएं। फिर इशू नेम हमने डिफाइन करा, इशू नेम के अंदर हमने varchar लिख दिया 200। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर मैक्सिमम 200 कैरेक्टर्स ही स्टोर हो सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ इशू नेम। और ये नॉट नल मतलब कि इसके अंदर कभी भी नल वैल्यू नहीं जा सकती। फिर हम यहाँ पर स्टोर करेंगे इशू का डिस्क्रिप्शन, जो कि एक बड़ा डिस्क्रिप्शन हो सकता है, तो इसलिए हमने उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में रख दिया। इसका मतलब क्या है कि आप अनलिमिटेड भी रख सकते हो, मतलब काइंड ऑफ ये समझ लो कि इसके अंदर नॉर्मल टेक्स्ट की तरह माना जाएगा इसको। ठीक है, फिर हमें हर उसके अंदर क्या स्टोर करना है? प्रायोरिटी, है ना। प्रायोरिटी के लिए हमने डिफाइन कर दिया varchar 20 कि मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स की प्रायोरिटी स्टोर होगी। अगेन नॉट नल मतलब कि नल नहीं होगा ये। डिफॉल्ट हम सेट कर देंगे हमेशा मीडियम। ठीक है, डिफॉल्ट हमने सेट कर दिया, दैट इज मीडियम। और यहाँ पर हम एक रूल बुक की तरह हम यहाँ पे एक रूल डिफाइन कर देंगे, चेक रूल यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे कि ये जो प्रायोरिटी कॉलम है इन 3 वैल्यूज के अंदर ही होना चाहिए। जब भी आप इसके डेटा को स्टोर करोगे तो हमने यहाँ पे एक चेक डिफाइन कर दिया, इसकी वैल्यू लो, मीडियम और हाई के अंडर ही होनी चाहिए। हमने एक चेक डिफाइन करा, जो मैं आपको भी समझा रहा था ना इनम के बारे में। इस काइंड ऑफ यहाँ पर चेक सिस्टम चलता है कि हम यहाँ पे एक चेक डिफाइन कर रहे हैं कि इसमें अंदर लो, मीडियम और हाई ही स्टोर रहेगा। ठीक है ना। ऐसे ही सेम हम किसके लिए कर लेंगे? स्टेटस के लिए भी कर लेंगे। स्टेटस varchar 30 नॉट नल ओपन, बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा? ओपन, स्टार्ट होगा ओपन से। और जब भी हम डेटा स्टोर करेंगे तो इसके अंदर जाएगा, या तो ओपन जा सकता है, प्रोग्रेस या डेवलपमेंट, डन, टेस्टिंग, रेडी टू डिप्लॉय, डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग और लाइव, इन्हीं के अंदर डेटा जा सकता है। फिर लास्ट कॉलम्स हम रखते हैं, दैट इज क्रिएटेड एट, कि जब भी ये इशू क्रिएट होगा तो उस टाइम पे हम उसका टाइम स्टैम्प स्टोर कर लेंगे। तो क्रिएटेड एट के अंदर हमने रख लिया टाइम स्टैम्प, डिफॉल्ट, और फिर हमने रख लिया करंट टाइम। फिर लास्ट कॉलम जो हम मानते हैं दैट इज अपडेटेड एट, इसके अंदर हम क्या स्टोर करेंगे? टाइम स्टैम्प, डिफॉल्ट और करंट टाइम। मतलब कि जैसे ही डेटा स्टोर होगा ऑटोमेटिकली करंट टाइम स्टैम्प को पिक कर लेगा, और जब भी अपडेट क्वेरी चलेगी, अपडेट क्वेरी पे अपडेटेड का जो कॉलम है वो चल जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक क्वेरी लिखी है, varchar समझ लो एक टाइप ऑफ कॉलम टाइप है। कॉलम, हम यहाँ पे कॉलम का टाइप डिफाइन कर रहे हैं जिसके अंदर varchar स्टोर होगा, जिसके अंदर आप इंटीजर्स और कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हो। और 200 का मतलब है यहाँ पर कि आप इसे मैक्सिमम 200 कैरेक्टर्स या नंबर स्टोर कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। 20 का मतलब है कि 20 कैरेक्टर्स ही आप स्टोर कर सकते हो। स्टेटस का मतलब है कि 30 कैरेक्टर्स मैक्सिमम होंगे। ठीक है, आप इसको बढ़ा भी सकते हो, अगर आपको लगता है कि डेटा पूरा नहीं जा पा रहा तो 30 को 40 कर दो, 50 कर दो, जैसे चलेगा। मैं इसको 50 कर सकता हूँ, इट्स अप टू यू। ओके, 30 भी कर सकते हो, 30 आपको सही लगे 30 कर दो। ठीक है, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप मैक्सिमम कितना इसको जगह देना चाहते हो स्टोर करने के लिए। ओके, तो हमने यहाँ टेबल बना ली इश्यूज के लिए। अब जैसे मैं इसको चला देता हूँ, बाकी मैं चेक कर लेता हूँ। प्रायोरिटी, ओके, प्रायोरिटी इन लो, स्टेटस इन, ओके, क्रिएटेड है। ओके, तो हमारी एक यहाँ पे टेबल बन चुकी है। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके रिफ्रेश करूंगा तो मैं यहाँ पे देखो इश्यूज टेबल बन चुकी है। मैं इस पर राइट क्लिक करके ऑल रोज देख सकता हूँ, इसके अगर अंदर कोई रोज है तो। वैसे अगर हम देखें फर्स्ट 100 रोज तो इसके अंदर कोई रो नहीं है, बिकॉज इट्स ब्लैंक डेटा, राइट। अब अगर हमने जो यहाँ पे टेबल बनाई है, हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेरीज चला सकते हैं, दैट इज क्रिएटिंग डेटा इनसाइड दिस टेबल। अगर हम इस टेबल के अंदर आप कुछ डेटा को क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कैसे क्रिएट करोगे? अब उसको हम बोलते हैं इंसर्शन ऑफ डेटा। अब इंसर्ट कैसे करेंगे डेटा? तो आपको सिंपल यहाँ पर एक इंसर्ट क्वेरी यूज करना है। बहुत सिंपल होता है, लिखना है आपको इंसर्ट इनटू। बट ध्यान रखना कि जो क्वेरी टूल है, जो हम राइट क्लिक करके, ये देखो क्वेरी टूल का ऑप्शन आता है, इस पे एक बार क्लिक करके अगर आप चेक करोगे तो आपको दिखना चाहिए कि जो करंट डेटाबेस सिलेक्टेड क्या है। यहाँ पर देखो जैसे इशू ट्रैकर सिलेक्ट होना चाहिए, इसका मतलब है कि करंटली अभी इशू ट्रैकर जो है वो सिलेक्टेड है। तो मतलब अगर आप क्वेरी चलाओगे तो आपकी वो इस डेटाबेस के अंदर चलेंगे, इशू ट्रैकर के अंदर। ठीक है, तो हमेशा ये वेरीफाई कर लेना। तो इंसर्ट इनटू इश्यूज मतलब कि इस टेबल के अंदर हमें इंसर्ट करना है। और हम क्या क्या इंसर्ट करना चाहते हैं? इशू नेम हम इंसर्ट करना चाहते हैं, बिकॉज आईडी जो है ऑटोमेटिकली हमारा डेटाबेस उसे असाइन कर देगा। ठीक है, हम क्या इंसर्ट करना चाहते हैं? इशू डिस्क्रिप्शन हम इंसर्ट करना चाहते हैं, प्रायोरिटी हम सेट करना चाहते हैं, और स्टेटस हम सेट करना चाहते हैं। ठीक है, हमने सेट कर दिया कि हम क्या क्या स्टोर करना चाहते हैं। फिर अब वैल्यूज कि इनके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, जैसे कि हम यहाँ पर इशू का नाम डिफाइन कर देते हैं, फिक्स लॉगिन। फिर डिस्क्रिप्शन मान लेते हैं कि भाई कुछ ऐसा कुछ डिस्क्रिप्शन है, लाइक लॉगिन एपीआई इज रिटर्निंग 500, है ना, काइंड ऑफ ये डिस्क्रिप्शन हो गया। फिर इसकी प्रायोरिटी हमने सेट कर दी हाई पे। ठीक है, और हमने डेटा स्टोर कर दिया ओपन मतलब कि स्टेटस क्या इसका ओपन। अब अगर हम इसको रन करेंगे, फिक्स लॉगिन एपीआई, लेट्स चेक। ओके, तो हमने इंसर्शन कर दिया डेटा का। अब अगर मैं यहाँ पर डेटा को देखना चाहता हूँ
ये मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया। मैं नेक्स्ट क्वेरी लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इश्यूज। इसका मतलब है कि डेटा जितना भी है सबको सिलेक्ट कर लो। तो अब यहाँ पे देखो यहाँ पर एक टेबल है, टेबल के अंदर डेटा आ गया, ID 1 चले गई, फिक्स लॉगिन API, इशू डिस्क्रिप्शन दिस, प्रायोरिटी चलेगी हाई, स्टेटस ओपन, क्रिएटेड एट कब क्रिएट हुआ था, अभी तो क्रिएट हुआ है 8:10 पे देखो, और अपडेटेड एट भी यही चले गया। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम कोई और नया इशू रखना चाहते हैं, हमें सेम क्वेरी रन करनी है, मान चलते इसको 2 कर देते हैं, इसको भी 2 कर देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ ये नया है कुछ, एंड हाई को मैं यहाँ पे कर देता हूँ लो, एंड ओपन को कर देता हूँ यहाँ पर। और कौन कौन से थे हमारे पास, प्रोग्रेस है ना, तो लेट्स सपोज मैंने एक दूसरा बना दिया जिसके अंदर हमने प्रोग्रेस को स्टोर कर दिया। ठीक है, मतलब प्रोग्रेस हमारा एक स्टेटस है उस इशू का। ओके, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इशूज एंड देन अगर आप थोड़ा सेंसिबल डेटा और स्टोर करना चाहते हो तो मेरे पास यहाँ पे क्वेरी रन कर देता हूँ मैं यहाँ पर, सेम ही है, इंसर्ट इनटू इश्यूज, इशू नेम, डिस्क्रिप्शन, प्रायोरिटी वैल्यूज और स्टेटस, और फिर हमने वैल्यूज डिफाइन कर दी। हर ब्रैकेट के अंदर एक रो की वैल्यू है। ठीक है, तो मैंने इसको रन कर दिया, यहाँ पर डेटा इंसर्ट हो गया बहुत सारा। मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट स्टार इश्यूज। ओके, यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ नया डेटा यहाँ पर स्टोर हो गया है, समझ आ रहा है पॉइंट। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्रिएट हो गया, रीड करना आ गया। ओके, देन हम यहाँ पर कुछ रीडिंग के अंदर ही मल्टीपल टैक्टिक्स लगा सकते हैं, लाइक हमें सिर्फ वो फाइंड आउट करने हैं जिनकी प्रायोरिटीज हाई है। ओके, पॉइंट आया समझ। जैसे कि मेरे को फाइंड आउट करना है कि भाई जिनकी प्रायोरिटी जो हाई वाले हैं उन इश्यूज को फाइंड आउट करो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिलेक्ट स्टार का मतलब है कि सारे इश्यूज आ रहे हैं। अब कल को अगर 200-300 रोज हो गई, कल को 200-300 इशू हो गई, उसमें से फाइंड आउट करने हैं कि जो जिन इश्यूज के सिर्फ हाई प्रायोरिटीज हैं, लो प्रायोरिटीज हैं, मीडियम वाले हैं, ओपन स्टेटस वाले हैं, वो है ना वो। जैसे कि मैं यहाँ पे किसी स्पेसिफिक ID के बेसिस पे अगर किसी इशू को फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख सकता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इश्यूज वेयर ID = 3। इसका मतलब है कि जिसकी ID क्या है, 3 है। अब यहाँ पे देखो सिर्फ ID 3 वाला आएगा, तो इसका मतलब है कि फिक्स लॉगिन API वाला है। अब अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि जिसकी हाई प्रायोरिटी वाले इश्यूज है ना, मुझे सिंपल लिखना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इश्यूज वेयर प्रायोरिटी = हाई। इसका मतलब है कि जिसकी भी हाई प्रायोरिटी है सिर्फ उसको फाइंड आउट कर लो। रन करा, ये देखो फाइंड आउट हो गया कि ये जो 4 APIs 4 है बंदे, जिसके अंदर फिक्स लॉगिन API, टेस्ट पेमेंट इंटीग्रेशन, डिप्लॉय ऑथेंटिकेशन, इनकी प्रायोरिटीज क्या है, हाई चल रही है ना। अगर मेरे को फाइंड आउट करना है लो प्रायोरिटी वाले, तो मेरे को सिंपल काम करना है, प्रायोरिटी को क्या कर दूंगा मैं, = लो पे लगा दूंगा, बट विद अ वेयर क्लॉज। ओके, यहाँ पे देखो लो वाले निकल गए। बट अगर मेरे को निकालना है कि जितने भी अभी ओपन सेटअप हो रखे हैं, मतलब अभी नए ऐड हुए हैं, जिनको हम बेसिकली स्टेटस बोलते हैं ओपन, है ना, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, विद वेयर स्टेटस = ओपन कर दूंगा। क्लियर है बात। अब अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि वो इश्यूज या तो जो हाई हो या फिर मीडियम हो, मतलब या तो हाई वाले दिखा दो या फिर मीडियम वाले दिखा दो, है ना, तो मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इश्यूज वेयर प्रायोरिटी इन के अंदर डिफाइन करती है 2 चीज, लाइक हाई और मीडियम, या तो हाई वाले नहीं आओ या मीडियम वाले। तो यहाँ पर आपको हाई और मीडियम दोनों दिखेंगे, देखो समझे। अब आपको फाइंड आउट करना है कि वो इश्यूज जो डन नहीं हुए अभी तक, है ना, तो मैं सिंपल काम करूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इश्यूज वेयर स्टेटस = डन। डन का मतलब है कि जिनको अभी तक डन नहीं सेट किया गया। यहाँ पर देखिए ये सारे इश्यूज जो हैं वो डन सेट नहीं हो रखे, है ना, इनकी स्टेटस क्या है, देखो डन नहीं है किसी में। अब अगर आपको फाइंड आउट करना है कि वो स्टेटस जो ओपन है बट साथ में हाई प्रायोरिटी वाले हैं, तो सिंपल है ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इश्यूज वेयर प्रायोरिटी = हाई एंड स्टेटस = ओपन। तो आ गए, ये देखो इनकी प्रायोरिटी हाई है और स्टेटस ओपन है, मतलब ये 2 APIs हैं जो ऐसा कुछ कर रही है। इतना बेसिक समझ आ रहा है, बहुत बेसिक बता रहा हूँ मैं, इतना यही होता है स्क्रैच, इससे ज्यादा स्क्रैच कुछ नहीं होता। इससे ज्यादा स्क्रैच तो फिर आपको हेलो वर्ल्ड ही सीखना पड़ेगा। समझ रहे हो मैं कैसे यहाँ पे क्वेरीज चला रहा हूँ, बहुत आसान है। ठीक है, अब अपडेट क्वेरीज और डिलीट क्वेरीज आप खुद चलाओगे, सर्च करना इंटरनेट पे कि अपडेट क्वेरीज और डिलीट क्वेरीज को कैसे रन करना है। ओके, समराइजेशन की अगर हम बात करें तो आज हमने कुछ नहीं करा, मतलब हमने सीखा है SQL के बारे में, टेबल के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, प्राइमरी की, फॉरेन की के बारे में सीखा है। फिर हमने टेबल को बनाया है, फिर टेबल के अंदर डेटा को क्रिएट करा है, फिर टेबल के अंदर हमने कुछ रूल्स डिफाइन करे हैं, फिर उन रूल्स के बेसिस पे हमने क्वेरीज को रन करा है, क्रिएट करा है, रीड करा है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अब आपको अपडेट और डिलीट खुद करके आनी है। ओके, मतलब आप इतना कुछ करो, फिर इसके अंदर आप अपडेट क्वेरीज और डिलीट क्वेरीज आप खुद चलाना। क्लियर है सबको।